नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में एल्मिको के माध्यम से आयोजित दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की CSR निधि से 169 दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरित की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस सराहनीय पहल के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण यहाँ पर किया गया है और मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान करना चाहता हूँ। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था। आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द को मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राईसाइकिल यहाँ पर वितरित की गई, इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। ये समाज का वो वर्ग है जो, जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति ने जिनका अन्याय किया है, इसके माध्यम से उनके अंदर हम आगे बढ़ने का एक हौसला पैदा कर सकते हैं। और आज 169 लोगों को यहाँ पर ट्राईसाइकिल वितरित की गई हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य भी ऐसे कार्यक्रम लगातार हम करते रहेंगे। जैसा कि बताया गया, अभी तक मोदी जी में सत्ता में आने के बाद 20 लाख से अधिक हमारे दिव्यांग भाई बहनों को इस माध्यम से लाभ दिया है। इसके लिए एक बार फिर मोदी जी का आभार करता हूँ और हमें समाज के इस वर्ग को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। उत्तराखंड में मदरसों में वंदे मातरम पढ़ाने के आदेश का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो इसके उर्दू अनुवाद को लेकर प्रतियोगिता भी शुरू करेंगे, जिसमें सबसे अच्छा अनुवाद करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के वंदे मातरम का उर्दू में किए अनुवाद को भी सुनाया। अध्यक्ष शादाब समझी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो है मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह से रूपरेखा इसकी होगी और क्या लग रहा है किस तरह से होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसी। उत्तराखंड शिक्षा परिषद से ये बात सुनने में आई है कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सभी स्कूलों में सभी शिक्षा के जो संस्थान हैं सब में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान मैंडेटरी करना चाहिए। तो उस पर मैंने ये कहा है कि अगर सरकार ये निर्णय लेती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और क्योंकि जो वंदे मातरम है इसके ऊपर हम सब जानते हैं कि किस तरह से देश की आज़ादी पर जो माँ भारती के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उसमें बहुत मुसलमान भी थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। और वंदे मातरम पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी शहादतें दी, फांसी के फंदे को चूमा, जिसमें अशफाक उल्लाह खान साहब थे। हमने देखा किस तरह से डॉक्टर AR रहमान जो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उन्होंने उस गाने को बहुत खूबसूरती से निभाया है, माँ तुझे सलाम। तो मैं यही मानता हूँ कि संस्कृत में बोले गए राष्ट्रीय गीत को अगर मुस्लिम समाज उर्दू में पढ़ के देखे तो जैसे उसका अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं जो बिहार के गवर्नर हैं, उन्होंने किया है और उन्होंने सलाम को और अज़ियत के और गहराई से उसे प्रेजेंट किया है और उस सलाम को तस्लीमात कहा है। तस्लीमात तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्कन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फ़िज़ाओं से, तस्लीमात माँ तस्लीमात। तेरे रातें रोशन चाँद सी, तेरी रौनक सब्ज़े फ़ाम सी, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। और इस तरह से माँ को बताते हुए और एक खूबसूरत नज़रिया माँ का पेश किया। हम मुसलमान हैं, हम इस मुल्क की आज़ादी में, शादाब शम्स ने नहीं दिया है नारा, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये देश की आज़ादी का नारा था और मुस्लिम समाज के तमाम लोग इस नारे को लगाते हुए फांसी के फंदों को चूम रहे थे। तो हमने मुल्क को अपनी माँ माना है, माँ वतन हिंदुस्तान, इसकी जिंदाबाद करते हैं। और अपनी माँ की तारीफ़ करना किसी भी मज़हब में
कहीं उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर इस राष्ट्रगीत के माध्यम से माँ की तारीफ की जा रही है कि माँ तू मीठे पानी से भरी है, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत ज़ुबान है, तेरे बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तो माँ के पैर तले तो जन्नत होती है, मुसलमान ये मानता है। तो जिस माँ के लिए हम शहादत देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, अगर उसकी माँ की तारीफ़ की जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है। समझ का फेर है, भाषा का फेर है, और मेरी दरख्वास्त भी है मुस्लिम उलेमाओं से कि इसका उर्दू अनुवाद करें, इस राष्ट्रगीत का हिंदी अनुवाद करें, अपने बच्चों को समझाएं। भाव पॉजिटिव होना चाहिए। उसको कई बार कई लोगों ने उसके भाव को गलत तरीके से प्रेजेंट किया और मुस्लिम समाज गुमराह हुआ। मैं कह रहा हूं कि अगर अपनी माँ की तारीफ करना गैर इस्लामिक है तो मैं ये मानता हूं कि वो गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। किसी कीमत पर भी माँ की तारीफ करना गैर इस्लामिक नहीं हो सकता। हमेशा ये एक पॉजिटिव साइन रहा है और हम भारतीय मुसलमान हैं, हम औरों से अलग हैं, और इसका एक खूबसूरत संदेश देश के मुसलमानों को देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मदरसों के अंदर भी इसके उर्दू में तर्जुमा करके बहुत शानदार तरीके से अच्छे अनुवाद लिखे जा सकते हैं और अपने बच्चों को राष्ट्रगीत गाकर सुनाया जा सकता है, बच्चे गा सकते हैं। और जब एक बार आप किसी चीज़ को समझ के गाएंगे तो फिर किसी भी भाषा में गाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उत्तराखंड की डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हुई, किस रूप में आप लोग देखते हैं और इसके लिए क्या कुछ कार्य कर रही है आपकी सरकार? देखिए, लगातार युवा मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, एक बड़ा बदलाव है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बड़े बदलाव में ये कौन नहीं चाहेगा कि मेरे प्रदेश के अंदर जो न्यूसेंस आया है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन लोगों को अलग होना चाहिए। उनका क्या मतलब है? जो मेरे पहाड़ की बोली को, मेरे पहाड़ की भाषा को नहीं समझते, पहाड़ के कल्चर को नहीं समझते, जो बैजी और भुली के रिश्ते को नहीं समझते, उनका पहाड़ में कोई काम नहीं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी, जो अलग अलग देशों से आए हुए लोग जो मेरे प्रदेश में रह रहे हैं, उनको, उनके बारे में अगर मेरे युवा मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यहाँ एक अभियान चले और उसके तहत हम चेकिंग करेंगे कौन आदमी क्या क्या है, तो मुझे लगता है इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। सब लोग ताकत के साथ साथ हैं और ये उत्तराखंड की जो देवत्व है उसको बचाने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ झूठ के लिए, असत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ महासु देवता भी हैं और हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ न्याय के देवता हैं, गोलजू देवता हैं। तो क्या आप ये मानेंगे कि क्या जिस तरह से ये लाइनअप चल रहा है कि कालनेमी बनकर लोग घूम रहे हैं, अपने नाम बदल के घूम रहे हैं, धर्म बदल के घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई भी समाज का, सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति इसके लिए मना नहीं करेगा। कोई भी अगर बहरूपिया बन के घूम रहा है, दूसरे समाज का लोगो लगा के घूम रहा है, अपने गलत नाम बदल के घूम रहा है, तो इसका मतलब उसकी नीयत खराब है। देवभूमि में किसी कीमत पर भी किसी न्यूसेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार इसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और बहुत सख्त है। वो अधिकारी जो ऐसे लोगों को खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी उन्हें चिन्हित किया जा रहा है कि कौन है ऐसे लोग जो कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी कीमत पर भी देवभूमि उत्तराखंड के जो डेमोग्राफी है उसे ख़राब नहीं होने दिया जाएगा और जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ के कल्चर को हम किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार का मत बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जिस तरह से ये भी देखा जाता है कि धामी सरकार जो मदरसे मज़ारों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, युवा मुख्यमंत्री ने दो बातें कही, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और मज़ारों की बात जहाँ तक आई, मज़ार जो वक्फ में दर्ज है, अगर उसके ऊपर कोई आँच आती है तो हम भी विरोध करेंगे। कोई डिपार्टमेंट अगर गड़बड़ करेगा तो बैंड बजा देंगे उस डिपार्टमेंट की, लेकिन जो वक्फ में दर्ज होगा उसी पे तो बोलेंगे। अब जितनी मज़ारें तोड़ी गई उसमें 99.9% मज़ारें तो वो थी जो वक्फ में कहीं से कहीं तक दर्ज नहीं थी। एक आधी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ हो गई, उसके खिलाफ हमने भी अपनी शिकायत दर्ज की, लेकिन अक्सर जो कार्रवाई हुई वो कहीं दर्ज नहीं थी। अब ये दो कारण हो सकते हैं, या तो लोगों ने अपने धंधा बना लिया था अपने प्रॉफिट और लॉस का, और अगर वो पुरानी मज़ार थी तो वक्फ में दर्ज क्यों नहीं थी? तो दोनों चीज़ें अपने सामने हैं। तो हम ये कहते हैं कि सही के साथ चलना चाहिए। जब आप सही और सत्य के साथ चलते हैं तो आप सही रास्ते पे चलते हैं, जब आप गुमराह होते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है। हमारा मानना है कि अभी तक युवा मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए हैं उस पर कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी पर सादाब शम्स थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो भी लगातार गतिमान है और उत्तराखंड में किस तरह से कार्य चल रहे हैं वो भी उन्होंने बताया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
उत्तराखंड महिला मोर्चा की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का जनता की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं है। सरकार सबसे पहले गांवों में स्कूलों की स्थिति सुधारे, बच्चों को सुविधाएं दे, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करे, सड़क पानी जैसी आवश्यक जरूरतों पर काम करे, क्योंकि यही असली विकास है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगार है। उपनल कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बेरोजगार संघ लगातार आंदोलित है। देखिए, जरूर आप खोलिए आध्यात्मिक केंद्र आपको खोलना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आध्यात्मिक केंद्र खोलने से लोगों की सुरक्षा हो सकती है, लोगों की बीमारियां दूर हो सकती है, तो सरकार को उस पर काम करना चाहिए। नहीं तो सरकार को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, गांव-गांव में स्कूल्स ठीक करने चाहिए, बच्चों के लिए फैसिलिटी करनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना चाहिए, सड़क ठीक करनी चाहिए, पानी ले जाना चाहिए। सरकार उस चीज़ पे काम करे जिससे उनको वोट मिलेगा। उनको लोगों की सुरक्षा से, लोगों के सरोकारों से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। और सरकार इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही कि इस प्रदेश का युवा बेरोजगार है। लाखों लोग आज उपनल कर्मचारी, 22,000 उपनल कर्मचारी आज धरने पे बैठे हुए हैं। बेरोजगार संघ रोज आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि पेपर होते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं, लोगों को यात्राएं करनी पड़ रही, चकोटे से देहरादून की पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। टिहरी घनसाली में जिस तरीके की ये घटनाएं घटी हैं, पूरे प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं घटने, अगर सरकार को कुछ भी करना है तो सबसे पहले उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पे काम करना चाहिए, उसके बाद उसको जो करना वो कर लेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रुचि भट्ट ने कहा कि महिला मोर्चा के गठन के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व महिला मोर्चा को सौंपा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक कार्यक्रम छात्राओं, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, छात्रावासों, पॉलिटेक्निक संस्थान और गर्ल्स कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, जहां संविधान की मूल भावना, अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल 150 वर्ष पूरे हुए वंदे मातरम के हमारे, तो हमें राष्ट्रीय स्तर से ही महिला मोर्चा को विशेष रूप से ये कार्यक्रम दिया गया है कि 26 तारीख को संविधान दिवस के दिन प्रत्येक ज़िले में हम लोगों ने ये कार्यक्रम करना है। और इसकी रूपरेखा ऐसी है कि हमको छात्राओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच में, छात्रावास में जाके या पॉलिटेक्निक, गर्ल्स पॉलिटेक्निक या गर्ल्स कॉलेजेस में जाके इस कार्यक्रम को करना है। और हमारे साथ एक अतिथि भी उसमें रहेगा जो महिला मोर्चा द्वारा दिया जाएगा अपने जिला अध्यक्ष को, जो जाके एक वंदे मातरम का एक बृहद थोड़ा सा जो प्रारूप है और ये कब हुआ था, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बच्चों को मतलब पूरी जानकारी देने का भी इसमें एक कार्यक्रम है। रुड़की स्थित भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर जंगल में एक छात्र का शव आम के पेड़ से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच टीम आसपास के क्षेत्र से सुराग जुटाने में लगी है। परिजनों के अनुसार छात्र कल सुबह घर से कॉलेज निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। देहरादून के परेड ग्राउंड में उपनल कर्मचारियों का आंदोलन 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी सड़क पर हैं। वहीं अब इस आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया। बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है और दोनों संगठनों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी लगातार 12 दिनों से नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन आंदोलन के बीच बेरोजगार संघ की एंट्री ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बेरोजगार संघ ने प्रेस वार्ता कर उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण मांग को गैर जरूरी और बेबुनियाद करार दिया है। जो मुख्य मकसद है वो ये था कि जो उपनल का नियमितीकरण सरकार विचार कर रही है कि हम उपनल का नियमितीकरण करेंगे, तो उसको लेकर जो है आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्योंकि उपनल का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारे प्रदेश के पूर्व सैनिक हैं, जो उनके आश्रित हैं, उनको इसमें जो है लगाया जाए। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि बैकडोर एंट्री से जो है पूर्व जो सैनिक हैं, जो उनके आश्रित हैं, उनको दरकिनार करते हुए, उनका अपमान करते हुए, नेताओं के आशीर्वाद से बैकडोर एंट्री के माध्यम से जो है यहाँ पर अन्य लोगों को जो है रखा गया। सवाल ये उठता है कि जब अगर आप उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट में था कि 5 जजों की बेंच ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया था, उसमें यह कहा गया था कि साल 2006 में
इनका एक ऑर्डर जारी किया गया था कि एक बार जो है उपनल कर्मी हो, संविदा हो या फिर आउटसोर्स हो, उनका एक बार जो है सेटलमेंट कर दिया जाए। ये सेटलमेंट भी जो है उत्तराखंड सरकार ने साल 2016 में एक तरह से कर दिया था, उस ऑर्डर के पश्चात, 2006 के ऑर्डर के पश्चात। लेकिन इसके बाद भी नेताओं ने अपने वोट बैंक के चलते जो है अपने अपने लोगों को जो है उपनल के माध्यम से अंदर करवाते गए, और आज स्थिति ये हो गई कि उन नेताओं की गलती के कारण आज जो है हमारे प्रदेश के जो उपनल कर्मी हैं, आज वो वहां पर जो है धक्के खाने को मजबूर है, वहां पर जो है सड़कों पर बैठ रखे हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कनवाल का आरोप है कि उपनल अपने मूल उद्देश्य यानी कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार देने से भटक चुका है। उनके अनुसार कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बैकडोर से नियुक्त कराया है। ऐसे में नियमितीकरण युवा बेरोजगारों और प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय होगा। कनवाल ने यह भी कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में नियमितीकरण के मुद्दे पर प्रभावशाली तरीके से पक्ष नहीं रखा, इसलिए अब बेरोजगार संघ खुद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर रोक की मांग करेगा। वो मांग ये कर रहे कि नियमितीकरण हो, जबकि नियमितीकरण नहीं हो सकता है। बिना फॉर्म के, बिना विज्ञप्ति के, बिना जो है आप लिखित परीक्षा के दिए हुए जो है कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगती है। बिना रोस्टर के, बिना आरक्षण के जो है आप सरकारी नौकरी नहीं लग सकते हो। इससे हमारे प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भर्तियां कहां आएंगी? अगर आप एक बार सेटलमेंट कर देते हो तो भर्तियां फिर कहां आएंगी इस प्रदेश में? तो हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रदेश में उपनल कर्मियों के लिए जो एक समान वेतन है, जो भी वो मांग कर रहे हैं, सरकार उन पर विचार करे, जैसा भी करना है। लेकिन नियमितीकरण का उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उत्तराखंड के बेरोजगार, उत्तराखंड का युवा विरोध करेगा। इधर उपनल कर्मचारी महासंघ ने बेरोजगार संघ के आरोपों को तल्ख लहजे में खारिज कर दिया है। संघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने बेरोजगार संघ को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर इतना ही भरोसा है तो सीधे न्यायालय चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही नियमितीकरण पर स्पष्ट आदेश दे चुके हैं, अब उन्हें इसे गैर कानूनी साबित करना है तो करें। गोदियाल का कहना है कि बेरोजगार संघ 22,000 उपनल कर्मियों का अपमान कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार संघ को अपना काम करना चाहिए, न कि इस प्रदेश को जेनजी की शुरुआत करने पर मजबूर करना चाहिए। देखिए, मैंने शुरू से कहा था कि हम अब ये तो हमारे भविष्य के साथ खिलाड़ कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि उन बच्चों के साथ खिलाड़ कर रहे हैं। भाई हमने भी विभाग में अपनी जो हमने तब तैयारी करनी थी, जब हमने टेस्ट निकालना, पेपर निकालना था, तब तो हम विभाग की सेवा कर रहे थे ना। वो कौन समझेगा? 18 20 साल हमारे हो गए सेवा करते हुए। अब आप हमें सिखाओगे कि ये बैकडोर से आए, कैसे आए? आप न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकते मान्यवर। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है, अभी हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है शांतिप्रिय ढंग से, जो सरकार अभी हमारी मांगों पे विचार कर रही है, जो हमारी मांगों के लिए राज्य सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है और जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी होने वाली है, तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मान्यवर आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप नेतागिरी मत करिए यहाँ। और कर्मचारियों के बीच अगर ये आक्रोश फैल गया तो आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में फिर वो जेनजी शुरू करना चाह रहे हैं क्या? मतलब आप 22,000 कर्मचारियों के ऊपर टिकट टिप्पणी कर रहे हैं क्या? उनके विरुद्ध आप कोर्ट जाने के? अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपने तो हमारा सपोर्ट करना चाहिए था, हमारी मांगों पे समर्थन करना चाहिए था। नहीं यार, इलीगल है। आप उल्टा धमकी दे रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। एक तरफ राज्य सरकार कमेटी बनाकर उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन सुधार की संभावनाओं पर चर्चा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार संघ और उपनल कर्मचारी महासंघ अब सीधे आमने सामने खड़े हो गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बेरोजगार संघ की इस एंट्री से उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण और लंबा खींचेगा, या फिर सरकार सभी विवादों के बीच ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उपनल कर्मियों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अजीब तरह की राजनीति हो रही है। कांग्रेस की अंदरूनी बातों पर बीजेपी के नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर देहरादून के धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। विनोद चमोली ने कहा कि उनका पसंदीदा क्षेत्र वही है जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद कॉलोनी में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं।
तो हरीश रावत भाजपा में आए, मैं उनको आजाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूँ, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जगह है और सबसे मुफीद जगह है। देखो, उनका पसंदीदा क्षेत्र वो है जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, पहले भी आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आज़ाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर कुछ बूथ है मेरे पास। तो बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम से काफ़ी दिक्कत होती है हमको तय करने में। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आग्रह किया है कि धर्मपुर क्षेत्र में जिस बूथ पर उनका नाम दर्ज है, उन्हें वहां का अध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि वो पार्टी के लिए अपने योगदान को सुनिश्चित कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पैतृक गांव मोहनरी से अपने भाई जगदीश रावत को भी बूथ अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया है। इसके बाद भाजपा चुटकी लेती नजर आ रही है। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूँगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूँ, जहाँ पर वो थोड़ा काम करेंगे तो भाजपा का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसको लेकर कहा कि इस बात को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए ये बात कही। हरीश रावत ने ये बात इसीलिए कही ताकि कार्यकर्ता देखे कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं और इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। कोई भी बड़ा नेता बूथ अध्यक्ष बन सकता है। देखिए, इस बात को इस रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बात कही कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चार्ज हो सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। मतलब बात कांग्रेस के अपने नेताओं की है और इस पर तल्ख बयानबाजी बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 25 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया जारी है। दूसरे दिन शनिवार अपराह 2 बजे श्री आदि केदारेश्वर मंदिर और श्री आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। 25 नवंबर को भगवान श्री बद्री विशाल जी के मंदिर के कपाट बंद होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।